सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ईसोप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि अभी तक हम लोग खाली अपना सीए इंस्टीट्यूट का बुक से सॉल्व कर रहे थे। और आईसीएसआई के बुक में हमारा चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स में ईसोप कवर होता है। ठीक है। हम लोग ईसोप इंस्टीट्यूट के बुक से 1 साल वाला अच्छे से कर लिए थे। लास्ट क्लास में अपने 2.5 साल वाला भी सम्स कर लिए थे। आज अपने 4.5 साल का एक सम्स करेंगे और जो 2 सम्स और बचे हैं वो कर लेंगे। मतलब आज हम लोग ईसोप अपना करके सीए का बुक से तो ईसोप खत्म करते हैं। इसके बाद एक और क्लास रहेगा, छोटा सा क्लास रहेगा, जिसमें मैं आपको 20-25 मिनट में आपको पूरा थ्योरेटिकली कवर करा दूंगा। और हमारे सीएस की बुक में जो 2-3 सम्स है वो भी कवर करा दूंगा। तो टोटल आप समझ लो 4 क्लास में आपका ईसो बहुत अच्छे से रेडी हो गया। उसके बाद 3 क्लास में हम लोग पूरा अपना अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद भैया हमारा बेसिक चैप्टर बचेगा नहीं, एक कंसोलिडेशन चैप्टर बचेगा। और एक चैप्टर नंबर 10 है, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इजी सा चैप्टर है, वो हो जाएगा। मतलब आप मोटा मोटा समझ लो हम लोग अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक स्टार्टिंग का हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद भैया हम लोग मस्त एकदम अपना एफएम में लग जाएंगे। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग जैसा चल रहे हैं अपना प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं, बस आप लोग टेस्ट कंटिन्यू देते रहो तो जाके कुछ हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और इलस्ट्रेशन 5 जैसा कि हम लोग देख रहे थे। इलस्ट्रेशन 5, हाँ। देखो इलस्ट्रेशन 5, ये इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में एक बार पता है 5 नंबर का सम्स दे चुका है। इलस्ट्रेशन 5 जो 5 नंबर के लिए इतना बड़ा सम्स मेरे को नहीं पता इंस्टीट्यूट ने कैसे दे दिया, लेकिन दिया तो है। देखो इलस्ट्रेशन 5 में क्या लिखा है, बता। पी लिमिटेड ना ग्रांट किया 8,000 इक्विटी शेयर। कितना ग्रांट किया? 8,000 इक्विटी शेयर। पी लिमिटेड क्या बोलता है अपने इंप्लॉय को, मैं आप लोग को 8,000 इक्विटी शेयर दूंगा। पी लिमिटेड अपने इंप्लॉय को क्या बोलता है कि मैं आपको कितना इक्विटी शेयर दूंगा? 8,000 इक्विटी शेयर दूंगा। कितना रुपया का एक शेयर है? एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके। 1 अक्टूबर के दिन एट 80। अच्छा, 10 रुपया का चीज को वो देता है 80 रुपया में। मार्केट प्राइस था मेरा 170 रुपया का। मार्केट प्राइस था 170 रुपया का, आराम से समझो। 1 अक्टूबर 2020 के दिन क्या होता है? 1 अक्टूबर 2020 के दिन इन्होंने ग्रांट किया 8,000 शेयर। ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 के दिन इन्होंने ग्रांट कितना किया? 1,000 शेयर। कितना शेयर? 8,000 शेयर। ठीक है। कितने रुपया में? एट रेट ₹80 ईच। मार्केट प्राइस क्या था? मार्केट प्राइस क्या था भैया? मार्केट प्राइस तो मेरा 170 करके था। तो मेरी तो इसको लॉस कितना हो गया बताओ तो। भैया 170 का चीज वो 80 रुपया में दे रहा है। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया 170 का चीज 10 रुपया में दे रहा है। मेरे भाई 10 रुपया तो फेस वैल्यू है। जो आप 10 रुपया बोल रहे हो ना, 10 रुपया तो फेस वैल्यू है। मेरे को फेस वैल्यू से थोड़ी कंपेयर करना है। मेरे को ये कंपेयर करना है मार्केट प्राइस कितना था और मेरे को मिला कितना रुपया। तो मार्केट प्राइस 170 रुपया था, मुझे मिला 80 रुपया। मतलब मुझे 90 रुपया करके लॉस हो गया, है ना। और क्वेश्चन दे के भी रखा है फेयर वैल्यू इज 90। फेयर वैल्यू कहने का मतलब है कि लॉस कितना हुआ कंपनी को। ठीक है। इतना समझ गया। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल है। वेस्टिंग पीरियड कहने का मतलब है वो पीरियड जिस टाइम मेरे एम्प्लॉइज को कंडीशन फुलफिल करना है। वेस्टिंग पीरियड मीन्स वो ईयर जिस साल मेरे एम्प्लॉय को कंडीशन फुलफिल करना है। तो वेस्टिंग पीरियड कितना? 4.5 साल। चलो 4.5 साल कैलकुलेट करते हैं। हमने 1 अक्टूबर 2020 को दिया। 1 अक्टूबर से पहले 6 महीना जाओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भैया एक साल तो खत्म हो गया। मार्च। कौन सा दिन बोलो तो? 31 मार्च 2021। है ना, ये हो गया 6 महीना खत्म। 6 महीना के बाद भैया एक साल यहाँ खत्म। 31 मार्च 2022। एक साल और खत्म। फिर भैया 31 मार्च 2023। एक साल और खत्म। फिर भैया 31 मार्च 2024। कितना साल खत्म हो गया भैया? देखो यहां से यहाँ 6 महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल और एक साल। 31 मार्च 2025। भैया यहां तक मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो
यहाँ तक मेरा वेस्टिंग पीरियड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। वेस्टिंग पीरियड मतलब इस टाइम मेरे एम्प्लॉयज को कंडीशन फुलफिल करना है, और इसी टाइम मेरी कंपनी अपना सारा लॉस वगैरह बुकिंग करेगी, क्योंकि एक बार वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद तो एक्सरसाइज पीरियड आ जाता है ना। समझ रहे हो? देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 साल। जो भी वेस्टिंग पीरियड रहेगा 4.5 साल रहेगा, मतलब मेरे एम्प्लॉय को कंडीशन फुलफिल करने के लिए 4.5 साल है। तो देखो 1 अक्टूबर के दिन मेरी कंपनी ने सबको ईसोप दिया। मेरी कंपनी ने ईसोप कितना तारीख को दिया? 1 अक्टूबर के दिन। वहां से 6 महीना 31 मार्च, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब मेरे एम्प्लॉयज आप लोग को 31 मार्च 2025 तक का टाइम है। आप लोग को 31 मार्च 2025 तक का टाइम अपना कंडीशन फुलफिल करने का। ठीक है, इतना समझ आया? आगे क्या बोल रहा? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 दिसंबर 2022। अच्छा, 1 दिसंबर 2022 कौन सा आता है? ये वाला आता है क्या? लंबा करके टाइम। 4,000 ऑप्शन लैप्स। अच्छा, 1 दिसंबर 2022 को क्या हुआ? 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 22 को क्या हुआ भैया? 4,000 ऑप्शन मेरा लैप्स हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे क्या बोलता है फिर? 3,000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज ऑन 30 सितंबर 2025। अच्छा, इसके बाद ये वाला पीरियड आया। 30 सितंबर 2025 को क्या हो गया? 3,000 ऑप्शन एक्सरसाइज, मतलब 3,000 ऑप्शन इन्होंने खरीद लिया। देखो मेरी कंपनी ने इशू किया था 8,000 शेयर। ईसोप में इशू कितना किया था? 8,000 शेयर। 8,000 में 4,000 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, तो बचे कितने? 4,000। 4,000 में मेरे इंप्लॉय ने खरीदा कितना? 3,000। आगे बोलता है 1,000 लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। बोलता है एंड 1,000 ऑप्शन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। भी एक्सरसाइज पीरियड कितना है? एक्सरसाइज पीरियड कितना है? क्वेश्चन ने तो एक्सरसाइज पीरियड के बारे में बोला ही नहीं, है ना। तो भैया हम मान लेते हैं कि 31 मार्च 2025 से 1 साल होगा एक्सरसाइज पीरियड। हम ये मान लेते हैं एक्सरसाइज पीरियड कितना होगा? 1 साल। मेरा क्वेश्चन बोलना भी तो चाहिए। जैसे मेरा क्वेश्चन मेरे को बोल दिया वेस्टिंग पीरियड मेरा 4.5 साल है, तो एक्सरसाइज पीरियड कितना? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 साल तक मेरा एक्सरसाइज पीरियड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए। देख लो, देख लो, जर्नल एंट्री मानना बोला। अब जर्नल एंट्री बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये समझे, एक बार पूरा चार्ट आप लोग समझे कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है नहीं है, क्या क्या होने वाला है। देखो समझ आया कुछ? ठीक है, यहाँ से 31 मार्च 2025 तक वेस्टिंग पीरियड है। हम लोग जो भी लॉस बुकिंग करेंगे सब हम लोग वेस्टिंग पीरियड में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड में तो अब हमें शेयर इशू करना होता है। मेरी कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किया था, 4,000 ऑप्शन बीच में खत्म हो गए, तो बचे कितने? 4,000। 4 में 3 और 1 देखो एक्सरसाइज हो गए, है ना। क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया था 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अच्छा, 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, एक्सरसाइज नहीं हो गई। सॉरी 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 सॉरी, ये 1,000 भी क्या हो गए? लैप्स हो गए, लैप्स। लैप्स, सॉरी पूरा सेंस गलत हो तुम। लैप्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गए? एट द एंड में लैप्स हो गए। ठीक है, अब जनरल एंट्री मारो। लैप्स मतलब ये भी खत्म हो गए। ठीक है, चलो जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री कौन सा दिन मारेंगे? जिस दिन का मेरी कंपनी इशू कर रही है,
भैया जिस दिन मेरी कंपनी इशू कर रही है उस दिन कंपनी क्यों जनरल एंट्री मारेगा? कंपनी को ना रुपया मिल रहा है, ना कंपनी को प्रोविजन बनाना है। कंपनी तो हर काम ईयर एंड में करता है ना। तो ईयर एंड 31 मार्च 2021 के दिन हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे। ठीक है, कौन सा दिन मारेंगे? 31 मार्च 2021 के दिन। ठीक है, क्या जनरल एंट्री मारेंगे? कंपनी अपना खर्चा बुकिंग करेगा, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, एक ये हो गया। और नेक्स्ट जनरल एंट्री कंपनी क्या मारेगा? कंपनी क्या मारेगा? ये जो खर्चा हुआ है खर्चा को कंपनी पीएल से राइट ऑफ कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब भैया कितना रुपया कंपनी लॉस मार रहा है नहीं मार रहा है, इसके लिए हम लोग ऐसा ब्यूटीफुल सा टेबल जो बनाए थे वो कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, ऐसा टेबल ही बना लेते हैं, है ना? नोट नंबर 1 में बेटर रहेगा। नोट नंबर 1 में अगर हम लोग ऐसा टेबल बना लिए तो बेटर रहेगा ना। नोट 1 में क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। या ऐसा टेबल आप लोग भी बना लेना, आप लोग को इजी रहेगा कैलकुलेशन कि हर साल हम लोग कितना लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, ईयर इन टोटल अनवेस्टेड, ईयर एंडेड, ये क्या है? टोटल ऑप्शन अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड मतलब लैप्स ऑप्शन, ये जो लैप्स हो गया ना, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। अब देखो अपना डायग्राम में आओ, हम लोग कौन से दिन खड़े हैं अभी? 31 मार्च 2021 के दिन। हम लोग 31 मार्च 2021 के दिन खड़े हैं। कौन सा दिन खड़े हैं भैया? 31 मार्च 2021 के दिन। एज ऑन 31 मार्च 2021 के दिन मेरी कंपनी को क्या लग रहा है कि भाई मेरे को तो 8,000 ईसोप देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑप्शन तो लैप्स हुए नहीं। समझ रहे? 31 मार्च 2021 के दिन जब हम लोग खड़े हैं, मेरी कंपनी को क्या लग रहा है कि भाई मेरे को 8,000 ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, मेरे को 8,000 ईसोप तो देना ही पड़ेगा, है ना? तो भैया उस दिन कोई भी लैप्स तो हुआ नहीं है, कोई भी लैप्स तो हुआ ही नहीं है। तो 8,000 ऑप्शन है उस दिन, लैप्स एक भी हुआ है क्या भैया? एक भी लैप्स तो हुआ नहीं। अब बताओ कितना लॉस रिकॉग्नाइज करेगा? हर एक ईसोप में मेरी कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 90 रुपया करके। हर एक ईसोप में मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है 90 रुपया करके। 8,000 ईसोप में 90 रुपया करके लॉस हो रहा है ना? और टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है बताओ तो? टोटल वेस्टिंग पीरियड आधा साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। भैया 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो डिवाइडेड बाई 4.5 कर दोगे। डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे? 4.5। इंटू में, इंटू में क्या करोगे भैया? इंटू में यहां से यहां तक तो 6 महीना ही हुआ है, आधा साल ही हुआ है। यहां से यहां तक तो 6 महीना ही हुआ है, आधा आधा साल ही हुआ है। तो इंटू में 0.5। ठीक है, इंटू में 0.5। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गयो? समझ आई? समझ आई बात? ठीक है, 8,000 ईसोप मेरी कंपनी दे रही है। 8,000 ईसोप में 90 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हुआ। और ये कंपनी लॉस कितना साल के लिए है? 4.5 साल के लिए। लेकिन अभी तो आधा साल ही हुआ है, इसलिए कंपनी आधा साल का ही बुकिंग करेगा। समझे? 8,000 ईसोप में 90 रुपया करके लॉस हुआ, और ये लॉस 1 साल का थोड़ी है, 4.5 साल का लॉस है। तो आधा साल का लॉस कितना? बस
8,000 इंटू में 90 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू में 0.5। भैया 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है मेरा। तो कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। पहला साल मेरी कंपनी कितना लॉस रिकॉग्नाइज करेगी? 80,000। ठीक है, 80,000। और भैया नरेशन मैं नहीं लिखा रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा फिर। तो 80,000। और आप लोग एग्जाम में क्या लिख दोगे? नोट वन। एग्जामिनर आपका नोट वन में जाके चेक कर लेगा। एकदम सिंपल। ठीक है, तो भैया हमारा पहला साल का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं भैया दूसरा साल। आते हैं दूसरा साल। ये दूसरा साल भी क्या कोई भी ऑप्शन लैप्स हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो भैया अब हम लोग नेक्स्ट जनरल एंट्री कब मारेंगे? 31 मार्च 2022 के दिन मारेंगे। हर साल मेरी कंपनी रिकॉग्नाइज करते रहेगी ना लॉस को। अभी 2021 का मारे थे, आप कब जनरल एंट्री मारेंगे? 31 मार्च 2022 के दिन। क्या जनरल एंट्री मारेगा मेरा कंपनी? सेम, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कंपनी खर्चा मारा यहाँ पर। खर्चा मारने के साथ साथ एक रिजर्व बना लिया, क्या नाम से? टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑप्शनिंग अकाउंट। ठीक है, कंपनी एक खर्चा मारा, एक रिजर्व बना दिया। ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी क्या करेगा? मेरी कंपनी क्या करेगी? ये जो भी खर्चा है ना, खर्चा को पीएल से राइट ऑफ कर देगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या होगा? मेरी कंपनी का नोट वन, नोट वन में ही रहेगा, है ना? और नोट टू। अब सेकेंड ईयर 31 मार्च 2022 का बात है ना? पहला साल का काम हो गया। अब कौन सा महीना का काम है? 31 मार्च 2022। भैया 31 मार्च अगर 2022 के दिन का भी अगर हम लोग अपना वो देखे, कंडीशन देखे, तो 2022 31 मार्च तक भी कुछ ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ है। क्या 31 मार्च 2022 तक एक भी ऑप्शन मेरा लैप्स हुआ? नहीं हुआ। मतलब अभी भी मेरे पास 8,000 शेयर ही है। अभी मेरे पास कितना शेयर है? 8,000 शेयर ही है। ईसोप मेरे को कितना देना? 8,000 शेयर में ही ईसोप देना है। ठीक है, अभी भी मेरे को 8,000 शेयर में ही ईसोप देना है, एक भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ। तो वही आठ कंपनी को टोटल लॉस कितना हुआ? 8,000 ईसोप में 90 रुपया करके। लेकिन भैया ये लॉस तो मेरा 4.5 साल के लिए है ना? 4.5 साल के लिए। तो अभी तो लेकिन एक साल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक एक साल हो गया। लास्ट हम लोग लॉस कब बुकिंग किए थे? 31 मार्च 2021 को। अब हम लोग कब कर रहे हैं? 2022 को। तो एक साल हो गया। तो इंटू वन, इंटू वन कितना होता है बताओ? भैया 1,60,000 होता है। 1,60,000। कितना होता है? 1,60,000। ठीक है, तो देखो सेकेंड ईयर का भी हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड ईयर का भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं भैया 31 मार्च 2021 के 23 के दिन। आते हैं 31 मार्च 2023 के दिन। ठीक है, हम लोग को सब जनरल एंट्री ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड तक ही मारना है, क्योंकि बीच में मेरी कंपनी कोई इशू थोड़ी की है। आओ 31 मार्च 2023 के दिन पहले जनरल एंट्री मार लेते हैं। ठीक है,
कंपनी जनरल एंट्री क्या मारेगा, वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या मारेगा, ये जो खर्चा हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एंट्री। इसका भी कहाँ कैलकुलेशन रहेगा, मेरे नोटों में। कौन सा साल, 31 मार्च 2023। भैया देखो 31 मार्च 2023 के पहले लेकिन कुछ हो चुका है। अब हम लोग कर रहे हैं ये वाला जनरल एंट्री। इस बीच क्या हुआ ना, 4,000 ऑप्शन तो लैप्स हो गए। मतलब मेरी कंपनी के पास 8,000 ऑप्शन थे। 8,000 में से कितने लैप्स हो गए, 4,000 तो लैप्स हो गए, है ना। इस बीच क्या हुआ भैया, 8,000 ऑप्शन थे। 8,000 में लैप्स कितने हो गए, 4,000 ऑप्शन तो लैप्स ही हो गए, है ना। 4,000 ऑप्शन तो लैप्स हो गए, तो ऐसे करो 8,000 थे, 8,000 में 4,000 तो लैप्स हो गए। तो अल्टीमेट है मेरे को प्रोविजन कितना बनाना है, मेरे को 4,000 ऑप्शन में 90 रुपया करके प्रोविजन बनाना है। मेरे को प्रोविजन कितना बनाना है, 4,000 ऑप्शन में 90 रुपया करके मेरे को प्रोविजन बनाना है। आया ना, है ना। मेरे को इतना बनाना है, 4,000 ऑप्शन में 90 रुपया करके मेरे को प्रोविजन बनाना है। हाँ तो देखो भाई, ये समझ आ गया, 8,000 ऑप्शन थे, 8,000 में 4,000 तो लैप्स ही हो गए। तो मेरी कंपनी को टोटल लॉस कितना बनाना है, टोटल लॉस भैया 4,000 ईसोप में 90 रुपया करके लॉस, 4,000, 8 में 4 तो चले गए, 4,000 में बनाना है ना। और भैया टोटल लॉस कितने साल के लिए, 4.5 साल के लिए। पहले एक बार ये पता करो, पहले एक बार ये पता करो भैया, 4,000 ईसोप है, एक ईसोप में 90 रुपया करके लॉस है, डिवाइडेड बाई 4.5, मतलब 80,000 ईच ईयर करके अगर मेरी कंपनी बनाएगी, 80,000 ईच ईयर, है ना। मतलब हर साल मेरी कंपनी 80,000 का अगर लॉस बनाएगी तो काम हो जाएगा। हर साल मेरी कंपनी अगर 80,000 का लॉस बनाएगी तो काम हो जाएगा। और 31 मार्च 2023 के दिन हम लोग कौन से साल में खड़े हैं भैया, आधा साल, 1 साल, 2 साल, ये समझ पा रहे हो, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 31 साल, 31 मार्च 2023 के दिन में हम लोग 2.5 साल में खड़े हैं, है ना। तो देयरफॉर 2.5 ईयर का लॉस कितना, 2.5 ईयर का लॉस कितना भैया, 1 साल का लॉस 80,000, तो 2.5 हजार का लॉस कितना भैया, 2.5 साल का लॉस हो गया 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, है ना। तो लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, मेरी कंपनी पिछले साल कुछ तो लॉस ऑलरेडी बना के रखी थी ना। अभी तक मेरी कंपनी कितना लॉस बना ली ये बताओ भैया। अभी तक मेरी कंपनी 80,000 और 1,60, 2,40,000 का मेरी कंपनी ने लॉस बना के रखा है। मेरी कंपनी ने 2,40,000 का लॉस ऑलरेडी बना के रखा है ना। तो क्या मेरी कंपनी को और लॉस बनाने का जरूरत है ना। बनाने का जरूरत नहीं है भैया, बल्कि मेरी कंपनी ने एक्सेस 40,000 का लॉस बना के रखा है। बात समझ रहे, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। समझा हम लोगों ने क्या किया। देखो जब जब ऐसा होगा ना कि सम्स करते करते बीच में अचानक से कोई साल वो हो जा रहा है, ऑप्शन लैप्स हो जा रहा है, समझ रहे हो। कोई देखो अभी तक मेरी कंपनी 8,000 ईसोप के ऊपर मेरी कंपनी लॉस रिकॉग्नाइज कर रही थी, तो 8,000 ईसोप के ऊपर हम लोग ज्यादा लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, 4,000 ऑप्शन तो लैप्स हो गए। ये 4,000 ऑप्शन तो इम्प्लॉय खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया, लैप्स हो गए। तो अब तो हम लोग 8,000 ईसोप के ऊपर हम लोग लॉस नहीं बनाएंगे ना। हम लोग कितना ईसोप के ऊपर लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, 4,000 ईसोप के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि 4,000 ईसोप के हिसाब से हर साल का लॉस कितना होना चाहिए। तो हर साल का लॉस 80,000 होना चाहिए। तो अभी तक तो 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल का लॉस 2 लाख होना चाहिए।
लेकिन मेरी कंपनी ने तो ऑलरेडी 80 और 61 240 का लॉस रिकॉग्नाइज करके रखा है ना। तो दैट मीन्स इस साल मेरी कंपनी को लॉस बनाना नहीं है, उल्टा मेरी कंपनी को ईसोप से हटाकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है ना। उल्टा क्या करना है, ईसोप से हटाकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, समझे। ईसोप से हटाकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ईसोप क्या है, ESW इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वो एक रिजर्व है, वो एक रिजर्व है जो कि ईसोप देने के लिए काम आएगा। लेकिन हम लोग रिजर्व में फालतू रुपया क्यों खर्चा करके रखे, है ना। ठीक है। तो 31 मार्च 2024 जो 31 मार्च 2023 जो आएगा, तो समझे 31 मार्च 2023 के दिन मेरी कंपनी को ये जनरल एंट्री मानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी को एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है, मेरी कंपनी ने तो ऑलरेडी खर्चा बुकिंग करके रखा है। हाँ, एज ऑन 31 मार्च 2023 मेरी कंपनी को ये जनरल एंट्री मानना ही नहीं है। क्यों नहीं मानना, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि कोई खर्चा हुआ ही नहीं। 31 मार्च 2023 के दिन क्या कोई खर्चा हुआ? टेबल देखो, टेबल देखो, 31 मार्च 2023 के दिन कोई खर्चा ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी कंपनी ने लॉस एक्स्ट्रा बुकिंग करके रखा था, है ना। तो ये जो अभी तक हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं ना, इसको कर दो डेबिट। मतलब इसको डेबिट मतलब हम लोग रिजर्व खाली कर रहे हैं, रिजर्व खाली करके रुपया कहाँ ट्रांसफर कर ले रहे हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर ले रहे हैं, है ना। नोट वन कितना, 40,000। ये बात किसी को समझ आया? किस किस को क्लियर है, देख लो। समझे, मतलब पहला साल हम लोग का 80,000 का लॉस था, बुकिंग कर लिए। दूसरा साल हम लोग का 1,60 का लॉस था, बुकिंग कर लिए। जब तीसरा साल का हम लोगों ने हिसाब किया, हम लोगों को पता चला लॉस है नहीं, लॉस है नहीं, बल्कि हम लोगों ने एक्सेस डाल के रखा है अपने रिजर्व में। तो एक्सेस डाल के रखा है, तो बचा कुछ ही को हम लोगों ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, समझे। ये 3 साल का काम हो गया। आओ अब 31 मार्च 2024 के दिन, 31 मार्च 2024 के दिन क्या जनरल एंट्री मारोगे, वही सेम। 31 मार्च 23 के दिन समझ आया, हम लोगों ने लॉस कुछ बुकिंग ही नहीं किया, क्योंकि लॉस था ही नहीं, इसीलिए बस एक्स्ट्रा जो रुपया था जनरल रिजर्व में डाल के खत्म कर लिया। आओ 24 में मारते, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो एग्जाम में आप लोग मेरे तरह धड़ाधड़ पहले एंट्री मत मार लेना, पहले हो सके तो पहले चार्ट ही प्रिपेयर कर लेना। चार्ट प्रिपेयर करने से आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि मेरा लॉस होने वाला है कि नहीं। आओ 31 मार्च 24 के दिन, 31 मार्च 24, भैया 31 मार्च 24 के दिन तो वही कहानी है। हाँ, 4,000 ऑप्शन तो लैप्स हो ही गए थे पहले, 4,000 ऑप्शन तो पहले ही लैप्स हो गए थे। 31 मार्च 24 के टाइम क्या कोई भी ऑप्शन लैप्स हुए नहीं भैया, एक भी ऑप्शन मेरा लैप्स नहीं हुआ है, एक भी ऑप्शन मेरा लैप्स नहीं हुआ है। मतलब वही 4,000 ऑप्शन था, एक भी लैप्स नहीं हुआ। तो वही 4,000 ईसोप में 90 रुपया करके लॉस है, कितना, 4.5 साल तक का लॉस है। तो एक साल के लिए लॉस कितना, इंटू वन इसीलिए किया क्योंकि लास्ट हमने अकाउंटिंग किया 2023 के टाइम, अब एक साल हो गया। बता दो सिंपल, 4,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 4.5, भैया 80,000 का आपको लॉस बुकिंग करना है। आपको 31 मार्च 24 के दिन 80,000 का लॉस बुकिंग करना है, ठीक है। कितने का बुकिंग करना, 80,000 का लॉस। ठीक है।
अब इसके बाद भैया 31 मार्च 24 का भी जनरल एंट्री होगी। अब नेक्स्ट हम लोग को कब मारना है, जब तक वेस्टिंग पीरियड रहेगा तब तक हमारा लॉस बुकिंग होता रहेगा। तो भैया लास्ट वेस्टिंग पीरियड है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। इसमें भी जनरल एंट्री क्या मारोगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और नेक्स्ट जनरल एंट्री हम लोग को क्या मारना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो खर्चा है ना, खर्चा को एडजस्ट कर देना। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये कहाँ रहेगा मेरा, नोट 1 में। ठीक है, कब, 31 मार्च 2025 के दिन। मार्च 25। वही भैया 4,000 ऑप्शन थे, एक भी अभी तक लैप्स नहीं हुए। तो वही वाला कहानी, 4,000 ऑप्शन में 90 रुपया करके लॉस है ना। ये 4.5 साल का लॉस है। तो लास्ट हमने 24 में किया था, एक साल का लॉस कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, 80,000। ठीक है, तो भैया ये हुआ हमारा वेस्टिंग पीरियड खत्म। यहाँ तक हमारा कौन सा पीरियड खत्म हो गया, वेस्टिंग पीरियड तो पूरा खत्म हो गया। देखो हम लोग 31 मार्च 2025 तक का पूरा एंट्री मार लिए। अब ये यहाँ तक अगर आपको मैं अगर एक कैलकुलेशन अगर मैं समझाऊं, तो आप लोग समझने की कोशिश करो। मेरा चार्ट का काम तो हो गया ना, है ना, पूरा लॉस हमने कर लिया। एक कैलकुलेशन, टोटल लॉस कितना होना चाहिए, टोटल लॉस कितना होना चाहिए। देखो टोटल लॉस इतना ही होना चाहिए ना। अब 8,000 को भूल ही जाओ, 4,000 ऑप्शन तो बीच में लैप्स ही हो गए थे। तो मेरी कंपनी के पास टोटल कितना इशोप रहा इशू करने के लिए, भैया टोटल इशोप 4,000 रहा। 4,000 में 90 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो मेरी कंपनी को टोटल लॉस कितना हो रहा है, बताओ तो। मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है 3,60,000, है ना। और हमने लॉस के का कितना बुकिंग किया, एक हर एक साल देखो भैया, पहला साल 80,000 किया, फिर 1,60,000 किया, तीसरा साल भैया 40,000 माइनस कर दो, चौथा साल भैया 80,000 प्लस कर दो, पांचवा साल भैया 80,000 प्लस कर दो। और भैया देखो टोटल लॉस हमने भी 3,60,000 का ही बुकिंग किया है। तो एक बार जब पूरा टेबल हो जाए ऐसे एक बार चेक कर लेना कि टोटल लॉस इतना है, तो आपने उतना का कैलकुलेशन दिखाया है कि नहीं। देखो हमने भी टोटल लॉस कितना का बुकिंग किया, 360 का ही बुकिंग किया। समझ गए, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा सम्स एकदम करेक्ट है, हमारा सम्स एकदम करेक्ट है, समझे। यहाँ तक हो गया भैया। अब तो हमें और लॉस बुकिंग नहीं करना, जितना था कर हो चुका। अब यह 30 सितंबर के दिन क्या हुआ, 3,000 ऑप्शन इंप्लॉय ने खरीद लिया। 30 सितंबर के दिन 3,000, 30 सितंबर के दिन 3,000 स्टॉक ऑप्शन मेरे इंप्लॉइज ने परचेस कर लिया। तो भैया परचेस कर लिया तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरे बैंक में रुपया आया, है ना। बदले में मेरी कंपनी ने क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब ये इक्विटी शेयर दिया तो प्रीमियम भी आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब भैया मेरी कंपनी को जो भी लॉस हो रहा है, लॉस कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी। अगर एक साल का सम्स रहता तो हम लोग लॉस एडजस्ट करते थे इम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस के नाम से। लेकिन भैया ये एक साल का तो सम्स नहीं है, ये तो 4 साल, 4 साल 2.5 साल ऐसा सम्स है। तो भैया इस सम्स में हम लोग एक तो रिजर्व बनाते हैं ना, ये रिजर्व से कंपनी एडजस्ट करेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, समझे, ये रिजर्व का तो यूटिलाइज ही ये होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं कि जब मेरी कंपनी इशू करेगी उस टाइम रिजर्व से रुपया एडजस्ट कर ले,
है ना। लेकिन एक साल का सम्स रहता है तो हम लोग रिजर्व नहीं बनाते, हम लोग वहां से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी आप बताओ, मेरे बैंक में मेरे को कितना रुपया मिलेगा, मेरे बैंक में मेरे को कितना रुपया मिलेगा। भैया एम्प्लॉय ने 3,000 ऑप्शन खरीदा, लेकिन कितना रुपया दिया होगा एम्प्लॉय मेरे को, 80 रुपया करके दिया होगा, है ना। मुझे 3,000 ऑप्शन का 80 रुपया करके मिला होगा, है ना। और भैया लॉस तो हमारा 90 रुपया करके हो रहा है, ये तो हमें इतना देर से पता ही है। एक शेयर का दाम कितना, 3,000 ऑप्शन का एक शेयर का दाम तो 10 रुपया करके, है ना। बचा कुछ ही प्रीमियम, बचा कुछ ही 160 रुपया का प्रीमियम, समझे। 160 रुपया कैसे प्रीमियम आया, देखो मार्केट प्राइस 170 रुपया चल रहा है, लेकिन मेरा एक शेयर का दाम नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपया ही है ना, और फेस वैल्यू से जितना ज्यादा दाम रहा सब प्रीमियम, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो 3,000 इंटू में 80 कितना हो गया भैया, 240। 3,000 इंटू में 90, 270। 3,000 इंटू में 10, 30,000। 3,000 इंटू में 160, 480। ये हमने शेयर इशू कर दिया, हमने शेयर इशू कर दिया। अभी और क्या बोल रहा है, बड़ा 1,000 ऑप्शन थे वो लैप्स हो गए, क्वेश्चन ही ने हमें बोला था, क्वेश्चन ही ने हमें क्या बोला था कि 1,000 ऑप्शन जो है लैप्स हो गए, समझ रहे हो। देखो बोला था 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। 1,000 ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स हो गए, और एट द एंड एक्सरसाइज पीरियड कब है, 31 मार्च 2026। अब यह लैप्स हो गए, अगर लैप्स हो गए, मान लो एम्प्लॉय ने परचेज ही नहीं किया, तो भैया मेरे पास रिजर्व तो पड़ा है ना, रिजर्व को खाली कर दो, और क्या करोगे, इशू, हम लोगों ने शेयर इशू तो नहीं किया। लैप्स हो जाने का मतलब क्या है कि अपना रिजर्व को खाली करके जनरल रिजर्व में भेज दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। लैप्स हो गए मतलब क्या, कि अपना रिजर्व को खाली करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कितना रुपया को ट्रांसफर करोगे भैया, 1,000 ऑप्शन लैप्स हुए ना, हर एक हर एक ऑप्शन में आपने 90 रुपया करके लॉस का बुकिंग किया है, 90,000 को खाली करके जनरल रिजर्व में भेज दो, खत्म। अगर एम्प्लॉय शेयर खरीद लेते तो हम लोग वहां से एडजस्ट कर लेते, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने शेयर नहीं परचेज किया। ये हो गया भैया आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, पूरा 4.5 साल का। कितना जनरल एंट्री मारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनरल एंट्री। अभी आप पूरा जनरल एंट्री हो जाने के बाद मैंने आपको बोला कि अपना एक बार रिजर्व को चेक कर लेना कि आपका रिजर्व अल्टीमेट जीरो आना चाहिए। रिजर्व माइनस क्रेडिट में मतलब माइनस, डेबिट में मतलब प्लस। -80,000 कैलकुलेटर में करो, फिर भैया -61 कैलकुलेटर में करो, उसके बाद भैया डेबिट में प्लस कर दो 40,000, फिर उसके बाद भैया 80,000 माइनस में करो, फिर उसके बाद 80,000 फिर माइनस में करो, फिर उसके बाद 270 प्लस में करो, फिर उसके बाद 90,000 प्लस में करो। देखो आपका अल्टीमेट में जो रिजर्व आप लोग बनाते हो ईसो पीसो करने के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वो अल्टीमेट में आपका जीरो आ रहा है। मतलब आपने रिजर्व को एकदम प्रॉपर बनाया, प्रॉपर बनाने के बाद प्रॉपर यूटिलाइज किया, जो एक्स्ट्रा था आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया। समझे सम्स। देख लो ये था आपका 4.5 साल का सम्स। कितना मिनट लगा, अप्रोक्स अप्रोक्स भैया वही 40 मिनट के आसपास लग गया, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना बड़ा सम्स है तो 40 मिनट लगता ही है। और एग्जाम में 10 नंबर का आना चाहिए, 10 नंबर का आया तो आप लोग 20 मिनट आराम से लगा सकते हो। एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 15-20 मिनट में हो जाएगा, ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये वाला सम्स में आते हैं, पहले एक काम करो, पहले ये वाला सम्स कर लो, इलस्ट्रेशन 7 कर लो। देखो इलस्ट्रेशन 7 सम्स देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन भैया पता है आपको खाली कोई क्या रहा है बनाने, आपको बोल रहा है खाली कैलकुलेट करने अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएल। आपको खाली बोल रहा है हर साल हम लोग कितना पीएल में चार्ज करेंगे कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस के नाम पे। मतलब हम लोग हर साल पहले इम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट का खर्चा मारते हैं, फिर उसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, बस वही करने बोल रहा है और आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मतलब जनरल एंट्री तो मांग ही नहीं रहा। फिर भैया इतना लंबा चौड़ा हमने सम्स क्यों देके रखा है, इतना लंबा चौड़ा सम्स क्यों देके रखा है, वो तो सम्स देख के पता चलेगा। ठीक है।
देखो एक बार हम लोग कहानी पढ़ते हैं, पहले क्या बोल रहा बोला, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन, ये सम्स एग्जाम में आता है। पहला साल के बिगिनिंग में क्या हुआ, एक एंटरप्राइज था, 1000 स्टॉक ऑप्शन दिया, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर दिया टू ए सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन कि वो लोग को एम्प्लॉयमेंट रहना पड़ेगा अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 3। अच्छा, इन्होंने क्या किया, हमारा एंटरप्राइज क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर एम्प्लॉय लोग को दिया, ये बोल के कि आप लोग को 3 साल तक कंपनी में तो काम करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा, 40 रुपया। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप्स टू 30 इफ द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई एट लीस्ट एन एवरेज ऑफ 10% पर ईयर। अच्छा, बोल रहा है, कहने का कहानी सुनो, इलस्ट्रेशन 7। एक एंटरप्राइज ने, नहीं छोड़ो ना, ईसोप कितना दिया, ईसोप कितना दिया, 10,000 ईसोप, 10,000 शेयर्स दिया। हाँ, क्या बोल के, कंडीशन क्या है, कंडीशन के वर्क्स फॉर 3 ईयर। कंडीशन ये है कि मेरे भाई आपको 3 साल तो काम करना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 3, आप लोग को 3 साल तक काम में रहना पड़ेगा। तो भैया ये यही है आपका वेस्टिंग पीरियड, यही है आपका वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अभी आप बात करें कि प्राइस कितना रुपया में कंपनी इशू किया, बोला देखो ऐसे तो मेरी कंपनी इशू कर रही है 30 रुपया में, ऐसे तो मेरी कंपनी इशू कर रही है 30 रुपया में, लेकिन ये 30 ड्रॉप हो जाएगा 20 में, ये 30 आपका कम हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो मेरी कंपनी इशू कर रही है 40 में, सॉरी, मेरी कंपनी इशू कर रही है 40 में, लेकिन ये 40 आपका बन जाएगा 30 रुपया में इफ इफ एवरेज इफ एवरेज अर्निंग 10% रहा तो, एवरेज अर्निंग 10% रहा तो, समझ रहे हो, अगर 3 साल का एवरेज अर्निंग 10% रहा तो फिर 40 नहीं 30 करके मानेंगे। तो भैया ये कोई वेस्टिंग थोड़ी है, वेस्टिंग कंडीशन तो ये है, वेस्टिंग कंडीशन तो ये है कि भैया आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरी कंपनी अच्छा अर्निंग करके दिखा दी, मेरे एम्प्लॉयज ने अच्छा अर्निंग करके दिखा दिया, तो आप लोग के लिए प्राइस 30 रुपया करके हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर अर्निंग नहीं अच्छा करके दिखाओगे तो आप तो भी तो आपको ईसोप देंगे, 40 रुपया में देंगे, मतलब समझ रहे हो। अगर आप लोग 3 साल काम कर रहे हो, 3 साल का कंडीशन वेस्टिंग पीरियड अगर आपने फुलफिल कर लिया तो आपको ईसोप तो मिलेगा ही, समझे बात। आप लोग का कंडीशन क्या है कि आप लोग को 3 साल काम करना पड़ेगा, तो भैया 3 साल काम कर लोगे तो आप लोग को ईसोप तो मिलेगा ही। बस क्या है कि पहले आपको ईसोप मिलता 40 रुपया में, अब आपको ईसोप मिलेगा 30 रुपया में, है ना। अच्छा अर्निंग करके दिखा दिए तो ईसोप मिलेगा 30 रुपया करके, यही वाला काम है। अब देखते हैं क्या, ऑन द ग्रांट डेट एक enterprise estimate that fair value of the stock option with an exercise price of 30। ग्रांट डेट में क्या हुआ, जब मेरी कंपनी ईसोप दे रही थी, मेरी कंपनी क्या सोची कि हाँ एम्प्लॉय लोग तो कंडीशन फुलफिल कर ही लेंगे अर्निंग वाला, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस 30 ही रहेगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। अगर 30 रहेगा तो मेरी कंपनी का फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब लॉस, फेयर वैल्यू 16 रुपया करके, है ना। इफ देखो अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहा तो क्या होगा, देखो अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहा और अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 रहा, तो भैया अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहा तो फेयर वैल्यू 16 रुपया करके आएगा, फेयर वैल्यू यानी कि लॉस। लेकिन अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 रहा तो एंटरप्राइज ने क्या एस्टिमेट किया कि उनको लॉस होगा 12 रुपया करके, समझे। ये कुछ उन्होंने बता दिया कि ग्रांट करते टाइम हमारे एंटरप्राइज ने कैलकुलेट किया कि अगर 30 रुपया करके एक्सरसाइज प्राइस रहा तो 16 रुपया करके लॉस बनेगा, और अगर 40 रुपया करके मेरा एक्सरसाइज प्राइस रहा तो मेरा लॉस बनेगा 12 रुपया करके। क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस अब मेरा 30 रहेगा कि 40 रहेगा, ये तो डिपेंड करता है कंडीशन में ना, कि वो लोग अर्निंग का कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर वन क्या हुआ, हमारे अर्निंग 12% से बढ़ गया। बताओ, अगर मेरा 12% से अर्निंग बढ़ गया, मेरा अर्निंग का तो कंडीशन 10% था,
लेकिन मेरे इंप्लॉयज ने अर्निंग कितना करके दिया, 12%। तो एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, 30 ईयर वन में हमें इसके हिसाब से सम्स करना पड़ेगा, हाँ या ना, ये बताओ। हमारा कंडीशन क्या था कि भाई आप लोग को 10% का अर्निंग करके देना है। हमारे एम्प्लॉय ने कितना का अर्निंग करके दिया, 12% का अर्निंग करके दिया। तो ईयर वन में हम लोग जो भी लॉस, ईयर वन में हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया करके रहेगा, लॉस 16 रुपया करके रहेगा। देखो आगे वही कहानी रहा है। एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट कि ये इंक्रीज रहेगा, देयरफॉर एक्सपेक्ट दैट विल बी एंड हिज एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपया, ये तो हमें पता ही है। ईयर टू में क्या हुआ कि अर्निंग 13% हो गया। तो बताओ, ईयर वन में 12% का अर्निंग, ईयर टू में 13% का अर्निंग, डिवाइडेड बाई 2 मारो, 2 साल है भैया। 2 साल मिलाकर भी मेरे एम्प्लॉय ने हाँ 10% वाला कंडीशन वापस से फुलफिल कर लिया। तो ईयर टू में भी एक्सरसाइज प्राइस यही रहेगा, समझे, अभी तक समझे। तो ईयर वन और ईयर टू का कहानी समझे। लेकिन ईयर थ्री का क्या हुआ, अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 3% ओनली। अच्छा, ईयर थ्री में क्या हो गया, देखो पहला साल मेरी कंपनी कमाई 12%, दूसरे साल मेरी कंपनी कमाती है 13%, और थर्ड ईयर मेरी कंपनी कमाई 3%। 3 साल का सम से डिवाइडेड बाई 3 करो भैया। 3 साल मिलाकर मेरी कंपनी 10% का टारगेट फुलफिल नहीं कर पाई। तो जब भी ईयर थ्री आएगा, ईयर थ्री में मेरी कंपनी एक्सरसाइज प्राइस यही मान के चलेगी। किस किस को क्लियर है, देखो ईयर वन और ईयर टू में एक्सरसाइज प्राइस वो रहेगा, ईयर थ्री में आपका एक्सरसाइज प्राइस बदल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्निंग टारगेट अचीव नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव 3 साल कंप्लीट कर लिए है ना, वो लोग को एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपया करके ही मिलेगा, समझे समझे। ईयर वन और ईयर टू में तो देख के लग रहा था कि एम्प्लॉय लोग कंडीशन फुलफिल कर देंगे, इसलिए ईयर वन और ईयर टू में मेरी कंपनी लॉस बुकिंग हुई 30 रुपया के हिसाब से, 30 रुपया का एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से। लेकिन जैसे ईयर ऑफ 4 3 और 4 3 आया, मेरी कंपनी को पता चला कि 10% अर्निंग टारगेट तो अचीव ही नहीं हुआ, समझे। तो हमें क्या पता करना है कि कितना रुपया लॉस होगा। चलो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। मोटा है, ईयर वन, ठीक है। तो जाओ ईयर वन में, ईयर वन के टाइम मेरी कंपनी कितना ईसोप इशू कर रही है, 10,000 ईसोप इशू कर रही है ना। हर एक ईसोप में लॉस कितना, हर एक ईसोप में लॉस कितना, क्योंकि देखो मेरे सामने दो दो प्राइस है, एक 12 रुपया का लॉस, एक 16 रुपया का लॉस। क्योंकि मेरे भाई सिंपल सा बात सोचो, मेरी कंपनी ईयर वन में तो कंडीशन फुलफिल कर ली थी, तो मेरी कंपनी को लगा कि एम्प्लॉय 30 रुपया में खरीदेंगे, हमें लॉस 16 रुपया करके होगा। तो बस ईयर वन में तो हम लोग 16 रुपया करके लॉस बुकिंग करेंगे, है ना। और कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 53,333 है ना। आओ ईयर टू में, इतना का लॉस कंपनी बुकिंग करेगी, ईयर टू में आओ। ईयर टू में, ईयर टू में भी भैया मेरे पास 10,000 ईसोप देने थे, मेरे को 10,000 ईसोप देने थे, है ना, 10,000 शेयर देने थे। ईयर टू में भी मेरी कंपनी ने, याद है, अर्निंग वाला कंडीशन फुलफिल किया था। मेरी कंपनी ईयर टू में भी अर्निंग वाला कंडीशन फुलफिल की थी। तो ईयर टू में भी मेरी कंपनी को क्या लगा कि मेरे एम्प्लॉय 30 रुपया करके खरीदेंगे, हमें लॉस 16 रुपया करके होगा। ईयर टू में भी मेरी कंपनी को क्या लगा कि लॉस 16 रुपया करके होगा, और कितना, 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना, ठीक है, वही 53,333। लेकिन जब ईयर थ्री आया, ईयर थ्री में तो गेम बदल गया। ईयर थ्री आते आते क्या हो गया, ईयर थ्री में आते आते मेरी कंपनी को क्या पता चल गया कि मेरी इंप्लॉइज ने तो अर्निंग वाला कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया। ईयर थ्री में क्या हो गया, मेरी कंपनी को पता चल गया कि मेरे इंप्लॉइज ने तो अर्निंग वाला कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया। तो हमें 12 रुपया करके लॉस बुकिंग करना होगा, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 40 हो जाएगा, है ना। तो आप पहले ये देखो, है ना, टोटल लॉस ईयर थ्री में, आप क्योंकि प्राइस चेंज हो गया तो टोटल लॉस कितना होगा, 10,000 ईसोप में, हर एक ईसोप में लॉस मेरी कंपनी को कितना करके, 12 रुपया कि 16 रुपया। नहीं भैया, ईयर थ्री में आके मेरी कंपनी को पता चला कि मेरे इंप्लॉइज ने तो अर्निंग वाला कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया। तो अब एक्सरसाइज प्राइस 30 नहीं रखना है, एक्सरसाइज प्राइस हमें 40 रखना है,
क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 40 रहेगा तो मेरी कंपनी को लॉस कम होगा, कि लॉस कितना रुपया करके होगा, 12 रुपया करके लॉस होगा, है ना। तो मेरी कंपनी को टोटल लॉस कितना भैया, टोटल लॉस तो 1,20,000, है ना, लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। अभी तक मेरी कंपनी कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुकी भैया, अभी तक मेरी कंपनी कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुकी? तो भैया मेरी कंपनी 53,333 करके 2 बार एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुकी है, मतलब 1,06,666 रुपया मेरी कंपनी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है ना। तो कितना बचा भैया, 13,334 एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज। तो भैया ईयर 3 में मेरी कंपनी को एक्सपेंस कितना बुकिंग करना पड़ेगा? 13,000 का ही एक्सपेंस बुकिंग करना पड़ेगा, समझे, है ना। देख लो 53 13,000, देख लो, सही है। हाँ, बात समझे। बस क्या था, बहुत बड़ा कहानी था, हमें इधर उधर घुमा रहा था, और कहानी में बस पढ़ के हमें ये समझ आया कि भैया अगर मेरी सब डिपेंड करता है मेरी अर्निंग के ऊपर, अर्निंग मेरी कंपनी करके देगी तो उन लोग के लिए एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाएगा तो लॉस कम होगा, मेरी लॉस ज्यादा होगा मेरी कंपनी को। और अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉय अर्निंग अच्छा खासा करके दे रही है तो एक्सरसाइज प्राइस कम हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस कम हो, अर्निंग मतलब कम करके दे रही है तो एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो मेरी कंपनी को लॉस कम होगा, है ना। तो ईयर 1 में मेरी इंप्लॉइज लोगों ने अर्निंग करके दिया था तो मेरी कंपनी को लगा कि लॉस इतना का बुकिंग करना है, इसलिए मेरी कंपनी ने ईयर 2 में भी इतना का लॉस बुकिंग करके रखा। लेकिन ईयर 3 में आते आते मेरी कंपनी को क्या पता चला कि मेरे इंप्लॉइज ने तो एवरेज में अर्निंग करके दिया ही नहीं करके दिया, तो मेरी कंपनी को लॉस इतना ही करके होगा, है ना। तो इसलिए ईयर 3 में आते आते मेरी कंपनी अपना पीएल में जो भी लॉस था वो चेंज कर दी, ठीक है। चलो, तो आज हमने 2 सम्स किया, अब हमारा कौन सा सम्स बचा है? खाली हमारा इलस्ट्रेशन 6 बचा है। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ सब तो हो ही गया, सीए के बुक से खाली एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 बचा है, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट दिन आके इसके साथ साथ सीएस की बुक में जितना सम्स है वो भी कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि ये सम्स हम लोग थोड़ा बढ़िया से सीखेंगे, ये सम्स ही है जो थोड़ा सीखने लायक है। बाद बाकी अभी तक जितना भी सम्स था हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए, इसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट आराम से टाइम लग जाएगा। एक ही क्लास और रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, 4 क्लास में ये सब खत्म वादा किया था, 5वां क्लास नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आके आराम से पूरा सीएस का बुक का सम्स भी कर लेंगे, थोड़ा थ्योरी भी आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग 2 सम्स किए, बहुत अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी दिक्कत आए तो मैसेज करते रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।